हेलो बच्चों, आज हम स्टडी करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9 जिसकी हेडिंग है बायोमोलिक्यूल्स। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम किन किन पॉइंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि किसी भी केमिकल कंपोजिशन को हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ में प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होते हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। और हम स्टडी करेंगे बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम्स के बारे में, और प्रोटीन की स्ट्रक्चर कैसी होती है उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। देखो, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे देती हूँ ताकि चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपकी अच्छे से डेवलप हो पाए। सबसे पहले हम बात करेंगे चैप्टर की हेडिंग की। चैप्टर की हेडिंग है बायोमोलिक्यूल्स, और ये बायोमोलिक्यूल वर्ड जो है वो दो वर्ड से मिलकर के बना है, एक तो बायो और एक मोलिक्यूल। बायो का मतलब होता है लिविंग, और मोलिक्यूल वर्ड जो है इसका मतलब होता है मोलिक्यूल। मतलब किसी भी लिविंग में जो मोलिक्यूल प्रेजेंट है उनको हम बोलते हैं बायोमोलिक्यूल। लेकिन एनसीईआरटी ये कहती है कि किसी भी लिविंग में जो कार्बन कंटेनिंग मोलिक्यूल प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलेंगे? बायोमोलिक्यूल। देखो, कोई भी जो लिविंग है उसमें सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होते। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो जिसमें कार्बन प्रेजेंट है, और उसके अलावा किसी भी लिविंग में इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी होते हैं। अब कहाँ कहाँ होते हैं, सबसे पहले तो आप ये समझ। जो लिविंग होते हैं उनकी बेसिक यूनिट होती है सेल। इस सेल का क्या क्या कंपोजिशन होता है, तो जब आप एक सेल को देखते हो तो उसमें आपको सेल मेम्ब्रेन दिखती है। सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड से, प्रोटीन से, और कुछ अमाउंट इसमें कार्बोहाइड्रेट का होता है, तो इससे मिलकर के बनी होती है। साथ ही साथ में अगर हम बात करें तो सेल में जेनेटिक मटेरियल हो, ये जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए हो सकता है। मैक्सिमम लिविंग में जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। इन दोनों को मिलाकर के बोल देते हैं न्यूक्लिक एसिड। तो इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो ये मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया कि लिविंग में जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, लिविंग में जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, और ये मॉलिक्यूल्स कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट हो सकते हैं। अब लिविंग में कौन से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और कौन से इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, इनको सेपरेट करने के लिए दो एक्सपेरिमेंट एनसीईआरटी में बताए गए हैं। वो मैं आपको थोड़ी से समझा देती हूँ, फिर मैं आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन समझाऊंगी। एनसीईआरटी ये बोलती है कि अगर आपको लिविंग में ऑर्गेनिक का सेपरेशन करना है तो आप क्या करो, किसी भी लिविंग का एक पार्ट ले लो। आप प्लांट की एक लीफ ले सकते हो, आप एनिमल जो है उसकी लिवर वाला पार्ट ले सकते हो। फिर इनको, जो लिविंग का आपने पार्ट लिया, उसको ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ में मिला करके इसको ग्राइंड कर लो। ग्राइंड कहाँ करोगे? तो किचन में जो जिंजर कूटने के लिए जो यूज़ किया जाता है उसी का एक बिग वर्जन जो है उसको आप लो। बड़ा सा खलबत्ता लो, उसमें आप उसको कूट लो, और कूटने के बाद में जो है इसका एक थिक स्लरी बन जाएगी। थिक स्लरी जो है उसको आप फिर फिल्टर करो कॉटन या फिर चीज क्लॉथ का यूज करके। और जब फिल्टर करोगे तो कुछ पार्टिकल जो हैं वो ऊपर रह जाएंगे और कुछ पार्टिकल नीचे आ जाएंगे। जो नीचे पार्टिकल आ जाएंगे उनको हम फिल्ट्रेट बोल देते हैं, या फिर बायो माइक्रो मोलिक्यूल्स बोलते हैं। और जो ऊपर जो पार्ट रह जाएगा उसको हम रिटर्नटेट बोलते हैं, और बायो मैक्रो मोलिक्यूल्स। देखो, अब कौन सा पार्ट नीचे रहेगा और कौन सा पार्ट ऊपर रहेगा इसको मैं समझाती हूँ। आप इसको एक चाय का एग्जांपल लेकर के समझ लो। जब हम चाय बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स यूज करते हैं। तो शुगर जो है वो चाय के साथ डिजोल्व होती है और फिल्टर होकर के नीचे आ जाती है। लेकिन चाय पत्ती, जिंजर जो हम यूज कर रहे हैं वो क्या नहीं हो पा रही? डिजोल्व नहीं हो पा रही, और ऊपर ही रह जाती है। मतलब जो मोलिक्यूल इस एसिड में डिजोल्व हो गए वो तो फिल्टर होकर के नीचे आ गए, और जो डिजोल्व नहीं हो पाए वो ऊपर रह गए। ठीक है। तो इसी के बेसिस पर बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं और बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, इनको मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। देखो, बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स वो मोलिक्यूल होंगे जिनका साइज जो है वो 18 से 800 डेल्टन तक देखने को मिले, या फिर 1000 से नीचे उनका साइज हो। और बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स उसको बोलेंगे जिनका साइज जो है वो 10,000 डाल्टन या फिर उससे ज्यादा हो। अब जो छोटे होंगे साइज में वो डिजोल्व हो जाएंगे तो उनको हम बोलेंगे फिल्ट्रेट, और जो डिजोल्व नहीं होंगे बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स उनको हम बोलेंगे रिटर्नटेट। अब कौन कौन से माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं? देखो बेटा, जितनी भी हमारी बॉडी में प्रोटीन प्रेजेंट है, प्रोटीन कैसे बनेगी? तो छोटी छोटी यूनिट होती है अमीनो एसिड, वो मिलकर के प्रोटीन बनाती हैं। तो जो छोटी यूनिट है वो तो माइक्रो हो जाएगी, माइक्रोमोलिक्यूल। जो बड़ी यूनिट होगी वो मैक्रोमोलिक्यूल हो जाएगी। इसी के जैसे ही फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिलकर के बनाते हैं लिपिड। लिपिड जो है उसका साइज भी 800 डेल्टन से छोटा होता है, लेकिन इनको मैक्रोमोलिक्यूल में रखा जाता है क्योंकि ये उस एसिड में डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं। क्यों नहीं हो पाते हैं? जब भी सेल को आप देखोगे तो सेल मेम्ब्रेन जो है उसमें लिपिड का कंटेंट है।
जब आप इस सेल मेम्ब्रेन को तोड़ोगे तो जो लिपिड वाला पार्ट है वो ऐसा नहीं है कि एक एक पार्ट में टूट जाएगा, वैसे छोटी छोटी वेसिकल्स में टूट जाता है, वैसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर में टूट जाता है। और ये स्ट्रक्चर जो है वो कुछ टाइम के बाद में ऐसे आपस में ही मिलकर के क्या बना लेती है, छोटी छोटी वेसिकल्स बना लेती है। और ये वेसिकल जो है वो चीज क्लोथ से फिल्टर नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से ये फिल्टर होकर के नीचे नहीं आ पाती हैं। वैसे इनका साइज जो है वो 800 डेल्टन से कम है, किसका, लिपिड का, लेकिन ये फिल्टर नहीं हो पाती है। जब फिल्टर नहीं हो पाएंगी तो इनको किस में रखा गया है, बायो मैक्रोमोलिक्यूल में। तो ये ट्रू बायो मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, लेकिन फिल्टर होकर के नीचे नहीं आ पाई है, इसलिए इनको बायो मैक्रोमोलिक्यूल में रखा गया है। और क्यों नहीं फिल्टर हो पाई, क्योंकि ये छोटे छोटे पार्ट्स में नहीं टूट पाती हैं। ये स्मॉलेस्ट जो पार्ट होता है वो मिलकर के वेसिकल बना लेगा, जिसकी वजह से फिल्टर नहीं हो पाएंगी। इसके अलावा मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ये शुगर होती है। और ये शुगर जो है ये मिलकर के क्या बनाती है, पॉलीसेकेराइड। तो जो बड़ी यूनिट होगी वो मैक्रोमोलिक्यूल, जो छोटी यूनिट होगी वो माइक्रोमोलिक्यूल। इसके अलावा न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड मिलकर के क्या बनाते हैं, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए या फिर आरएनए बनाते हैं। तो डीएनए और आरएनए बड़ी यूनिट हो गई, वो तो हो जाएगी मैक्रोमोलिक्यूल, और उनका जो स्मॉलेस्ट यूनिट है न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड, वो क्या हो जाएंगे, माइक्रोमोलिक्यूल्स। तो ये मैंने आपको बेसिक आइडिया दे दिया कि किस तरीके से लिविंग में ऑर्गेनिक कंपाउंड को सेपरेट करने का प्रोसीजर अपनाया गया, ये एनसीईआरटी में समझाया। मैं एक लाइन आपको समझा दूंगी। अब मैं आपको समझा देती हूँ कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी करने के लिए कौन सा एक्सपेरिमेंट एनसीईआरटी में बताया गया है। एनसीईआरटी ये कहती है कि फिर से आप कोई लिविंग का पार्ट ले और उस लिविंग के पार्ट को देखो, जो भी लिविंग होते हैं ना उनमें से 70 से 90% पार्ट क्या होता है, वाटर होता है। वाटर एक तरीके से इनऑर्गेनिक कंपाउंड ही है, लेकिन हमें क्या करना है कि जो अदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको हमें सेपरेट करना है। तो सबसे पहले लिविंग को आप लो और उसको सुखा दो। प्लांट की लीफ ले लो, एनिमल का वही लीवर वाला पार्ट ले लो, उसको ड्राई कर दो, सुखा दो, तो वाटर जो है वो इवेपरेट हो जाएगा। अब जो ड्राई पार्ट है उसको कंप्लीटली बर्न कर दो, जला दो उसको। और जब आप उसको जलाओगे तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो CO2 के फॉर्म में, और बचा हुआ वाटर जो है वो वाटर वेपर के फॉर्मेट में क्या निकल जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और बचा हुआ जो पार्ट बचेगा उसको हम बोलते हैं ऐश। और ये होगा इनऑर्गेनिक पार्ट, किसी भी लिविंग का इनऑर्गेनिक पार्ट। इसमें कुछ एलिमेंट्स भी होंगे, जैसे कि सोडियम हो जाएगा, इसमें पोटेशियम हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा, और इसमें कुछ कंपाउंड भी होंगे, जैसे इसमें सल्फेट हो जाएगा, इसमें जो है वो फॉस्फेट हो जाएगा, NaCl जो है वो देखने को मिलेगा, और कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये इनऑर्गेनिक पार्ट होता है किसी भी लिविंग का। ये एक्सपेरिमेंट स्टार्टिंग में दिया है एनसीईआरटी में। अब मैं आपको एक एक लाइन करके समझाती हूँ। फर्स्ट लाइन में बोला गया है, देयर इज ए वाइड वेराइटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन आवर बायोस्फीयर। हमारा जो बायोस्फीयर है उसमें लिविंग की बहुत सारी वेराइटी देखने को मिलती है। कितनी वेराइटी है, तो बहुत सारी वेराइटी है। अगर मैं आपको एक डेटा बताऊं, अब तक हमने 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज को डिस्क्राइब कर लिया है। मतलब इतनी स्पीसीज के बारे में हमें हर बेसिक बात हमने पता कर ली है। वो लिविंग कहाँ तो रहते हैं, कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं, कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, इनके बारे में हमने बेसिक पता कर लिया है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे लिविंग प्रेजेंट है। नाउ ए क्वेश्चन दैट अराइजेज इन आवर माइंड्स इज, आर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ द सेम केमिकल्स। जब इतनी वैरायटी है तो क्वेश्चन ये उठता है माइंड में कि क्या जितने भी लिविंग है उनका सब जो बेसिक अगर हम जाएं तो क्या सबका बेसिक कंपोजिशन सेम है, क्या सभी के सभी जो हैं वो सेम प्रकार के एलिमेंट से और सेम प्रकार के कंपाउंड से मिलकर के बने हैं। यू हैव लर्नड इन केमिस्ट्री हाउ एलिमेंटल एनालिसिस इज परफॉर्म्ड। आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो कि कैसे भी आपने कोई पार्ट लिया उसकी आप कैसे स्टडी कर सकते हो। If we perform such an analysis on a plant tissue, animal tissue, or a microbial paste, we obtain a list of elements like carbon, hydrogen, oxygen, and several others, and their respective content per unit mass of a living tissue. तो जब हम क्या करें, किसी लिविंग का पार्ट लें या प्लांट का पार्ट ले लें, एनिमल का पार्ट ले लें, या किसी माइक्रोबियल, माइक्रोबियल वो होते हैं जो बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म हैं और उनको हम डायरेक्ट नेक डाई से नहीं देख सकते, तो उसका पेस्ट लेकर के उस पर एक्सपेरिमेंट करें तो हम कुछ कंटेंट, कुछ एलिमेंट जो हैं वो हमें मिलते हैं, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कुछ अदर तरीके की। ठीक है। इफ द सेम एनालिसिस इज परफॉर्म्ड ऑन ए पीस ऑफ अर्थ क्रस्ट एज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन लिविंग मैटर। अब सेम कहानी
हम अर्थ का जो क्रस्ट वाला पार्ट है, देखो सॉइल जो है उसका अपर पार्ट जो होता है उसको हम क्रस्ट बोलते हैं, तो उसका हमने छोटा सा पार्ट लिया, उसको भी अगर हम एनालिसिस करें जो एक नॉन लिविंग मैटर है, अभी हमने जो एक्सपेरिमेंट किया वो लिविंग को लेकर के किया, अगर हम अर्थ के क्रस्ट में सॉइल वाले पार्ट को लेकर के करें तो फिर हम क्या रिजल्ट निकलता है, वी ऑब्टेन ए सिमिलर लिस्ट, मतलब जो कंटेंट हमें लिविंग में देखने को मिला, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वही कंटेंट हमें नॉन लिविंग में अर्थ की क्रस्ट में देखने को मिला। वोट आर द डिफरेंस बिटवीन द टू लिस्ट, फिर अंतर क्या है दोनों में। इन एब्सोल्यूट टर्म्स नो सच डिफरेंस कुड बी मेड आउट, अगर हम ओवरऑल देखें तो कोई बड़ा अच्छा खासा डिफरेंस नहीं है, लेकिन जब आप बिल्कुल डीपली जा करके देखोगे तो आप देखोगे कुछ एलिमेंट जो है वो लिविंग में ज़्यादा प्रेजेंट है और कुछ एलिमेंट जो है वो नॉन लिविंग अर्थ के क्रस्ट में ज़्यादा प्रेजेंट है। All the elements present in a sample of earth crust are also present in a sample of living tissue. जो अर्थ के क्रस्ट में प्रेजेंट है वो ही लिविंग के टिश्यू में जो एनालिसिस किया उसमें भी प्रेजेंट है। हाउएवर ए क्लोजर एग्जामिनेशन रिवील्स दैट, लेकिन जब आप और डीप जाकर के चीजों को देखोगे, दैट द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन विद रेस्पेक्ट टू अदर एलिमेंट्स इज हायर इन एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म देन इन अर्थ क्रस्ट। जब आप कंपैरिजन करोगे लिविंग का अर्थ की क्रस्ट से तो आप देखोगे कि कार्बन और हाइड्रोजन ऐसे एलिमेंट हैं जो लिविंग में ज्यादा देखने को मिल रहे हैं कंपैरिजन टू अर्थ क्रस्ट। अब बोला गया है कि किसी भी केमिकल कंपोजिशन को हम कैसे एनालिसिस करें, तो ये इसमें वही दोनों एक्सपेरिमेंट है जो भी मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाई है। वी कैन कंटिन्यू आस्किंग इन द सेम वे, हम इसी तरीके से क्वेश्चन पूछते रहें। वो टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, अभी तो हमने पूछा कि कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, अब हमारी बात आ गई कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है। हाउ डज वन गो अबाउट फाइंडिंग द आंसर, इसका आंसर हम कैसे ढूंढेंगे। टू गेट एन आंसर वन हैज टू परफॉर्म ए केमिकल एनालिसिस, इसका आंसर देने के लिए हमें केमिकल एनालिसिस करें। वी कैन टेक एनी लिविंग टिश्यू, हम कोई भी एक लिविंग टिश्यू ले सकते हैं, जैसे कि एक वेजिटेबल और ए पीस ऑफ लीवर, ये एनिमल का पार्ट हो गया और वेजिटेबल मतलब एक प्लांट का पार्ट हो गया। एंड ग्राइंड इट इन ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में डाल करके इसको क्या कर लें, हम ग्राइंड कर लें। और ग्राइंड करने के लिए किसका यूज करें, मोटर एंड पेसल, खलबत्ता जो होता है ना कूटने का, उसका यूज करें। वी ऑब्टेन ए थिक स्लरी, तो हमें एक थिक स्लरी मिल जाएगी। वी हैव टू स्ट्रेन दिस थ्रू ए चीज क्लॉथ और कॉटन, वी वुड ऑब्टेन टू फ्रैक्शन, और जब हम इसको छानेंगे फिल्टर करेंगे किसका यूज करके, कॉटन का या फिर चीज क्लॉथ का, तो हमें दो फ्रैक्शन, दो पार्ट मिल जाएंगे। वन इज कॉल्ड द फिल्ट्रेट और मोर टेक्निकली द एसिड सोल्यूबल पूल, एक हमें मिल जाएगा फिल्ट्रेट जो एसिड में सोल्यूबल हो गया और फिल्टर होकर के नीचे आ गया, एंड द सेकेंड द रिटनटेट और द एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन, और दूसरा हमें मिल गया जो एसिड में सोल्यूबल नहीं हुआ है, जो रिटनटेट है। Scientists have found thousands of organic compound in the acid soluble pool. साइंटिस्ट ने जब फिल्ट्रेट वाले पार्ट को स्टडी की तो उन्होंने बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को उसमें देखा, थाउजेंड्स की संख्या में। In higher classes, you will learn about how to analyze a living tissue sample and identify a particular organic compound. अब बड़ी क्लासों में इस चीज को समझोगे कि किस तरीके से एक लिविंग का पार्ट लो और उसमें से ऑर्गेनिक कंपाउंड को, पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्या करें, सेपरेट करें। It will suffice to say here that one extract the compound, then subject the extract to various separation techniques till one has separated a compound from all other compounds. बोला गया है कि क्या किया जाए, सबसे पहले कंपाउंड को हम क्या करें, सेपरेट करें, एक्सट्रैक्ट करें, और फिर उसमें जो है वो एक एक करके हर चीज को सेपरेट किया जाए। इन अदर वर्ड्स वन आइसोलेट एंड प्यूरिफाइज ए कंपाउंड, कि कुछ चीजें कुछ आइसोलेट किया जाए और फिर उस कंपाउंड को क्या किया जाए, प्यूरिफाई किया जाए। सीधी सिंपल ये बात है, वही जो भी मैंने समझाया कि जो चीजें फिल्टर होकर के आ गई फिर अब उसको एक एक करके उसमें एक्सपेरिमेंट करो कि इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, फिर एक एक को एक दूसरे से क्या कर दो, आइसोलेट कर दो। एनालिटिकल टेक्निक्स व्हेन अप्लाइड to the compound
give us an idea of the molecular formula and the probable structure of the compound. जब हम ऐसा करेंगे, ऐसे एक एक चीज को हम सेपरेट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या क्या तो प्रेजेंट है और जो प्रेजेंट है उसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा. All the carbon compounds that we get from living tissues can be called biomolecules. सारे के सारे कार्बन कंपाउंड्स जो हमने यहाँ पर गेन किए हैं, जो लिविंग टिश्यू में प्रेजेंट हैं, उनको क्या बोल सकते हैं? बायोमोलिक्यूल्स बोल सकते हैं. However, living organism have also got inorganic elements. स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि लिविंग में सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक नहीं होता है, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स भी होते हैं. हाउ डू वी नो दिस? अब इसको हम कैसे ढूंढे? तो इसके लिए दूसरा एक्सपेरिमेंट किया गया है. ए स्लाइटली डिफरेंट बट डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट हैज टू बी डन. इसके लिए एक दूसरा तरीके का एक्सपेरिमेंट किया गया है. वन वे ए स्मॉल अमाउंट ऑफ लिविंग टिश्यू से लीफ और लिवर एंड दिस इज कॉल्ड वेट वेट. जब हम किसी लिविंग का पार्ट लेंगे तो वो गीला पार्ट होता है, इसमें वाटर का कंटेंट होता है, तो उसको वेट वेट बोल देते हैं. सबसे पहले क्या करेंगे? उसको ड्राई करेंगे. तो क्या होगा? इससे सारा जो उसमें वाटर है वो इवेपोरेट हो जाएगा. द रिमेनिंग मटेरियल गिव्स ड्राई वेट. अब जो बचा पार्ट है वो उसका ड्राई वेट है. नाउ इफ द टिश्यू इज फुल्ली बर्न्ड, फिर उसके बाद में क्या करें? जब सूख गया तो उसको पूरा जला देंगे. ऑल द कार्बन कंपाउंड आर ऑक्सीडाइज्ड टू गैसियस फॉर्म, वाटर टू गैसियस फॉर्म्स, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड आर रिमूव्ड. तो जो भी इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा ना, जब वो ड्राई हो गया उसको हम जलाएंगे तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो और जो बचा हुआ कंटेंट रहेगा उसको बोला जाता है ऐश. दिस ऐश कंटेन्स इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स. इसमें कुछ इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होंगे जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा, और कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे जैसे कि सल्फेट, फॉस्फेट एक्सेट्रा, आर ऑल्सो सीन इन द एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन. ये जो पार्ट दिखे हैं ये भी एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन में देखने को मिलते हैं. मतलब किस वाले पार्ट में देखने को मिलते हैं? फिल्ट्रेट वाले पार्ट में देखने को मिलते हैं. Therefore, elemental analysis gives elemental composition of living tissue in the form of hydrogen, oxygen, chlorine, carbon, etc. अगर हम एलिमेंट्स की बात करें लिविंग टिश्यू में और एलिमेंट के कंपोजिशन को देखें तो हमें क्या क्या देखने को मिलता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन एक्सेट्रा. सारे एलिमेंट ही तो है ये. While analysis for compounds gives an idea of the kind of organic and inorganic constituents. अब इससे हमें क्या पता चल गया है? कौन से तो ऑर्गेनिक, कौन से इनऑर्गेनिक, और इन सबको टेबल में समझा रखा है जो भी मैं आपको समझाऊंगी. Present in living tissues. From a chemistry point of view, one can identify functional groups like aldehydes, ketones, aromatic compounds, etc. तो अगर केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से देखें तो हमें कुछ फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर देखने को मिलते हैं: एल्डिहाइड, कीटोन, एरोमेटिक कंपाउंड्स एक्सेट्रा. बट फ्रॉम ए बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू वी शैल क्लासिफाई देम अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड बेसेस, फैटी एसिड एक्सेट्रा. केमिस्ट्री के पॉइंट से हमें कुछ ग्रुप्स दिख रहे हैं और बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड, फैटी एसिड ये सब दिख रहे हैं. अब आ जाओ इस लिस्ट पे. दो लिस्ट दे रखी है. पहली लिस्ट जो है उसमें अर्थ क्रस्ट को ह्यूमन बॉडी से कंपैरिजन किया गया है कि कौन सा कंटेंट जो है वो किसमें ज़्यादा है. तो अगर हम लिविंग की बात करें, ह्यूमन बॉडी की बात करें, तो उसमें CHONS ये कंटेंट जो है वो अर्थ के क्रस्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा है. ह्यूमन बॉडी में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर जो है वो अर्थ के क्रस्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा है. और अर्थ के क्रस्ट में ये ज़्यादा होगा लेकिन एक लिविंग के कंपैरिजन में कम है. अर्थ के क्रस्ट में सबसे कम जो है वो क्या होता है? नाइट्रोजन. और सबसे ज्यादा जो है वो क्या होता है? ऑक्सीजन. ह्यूमन की बॉडी में भी सबसे ज्यादा क्या होता है? ऑक्सीजन. और सबसे कम क्या होता है? सिलिकॉन. ये आपको ध्यान में रखना है. ओके. दूसरी लिस्ट दे रखी है कि एक लिविंग में क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड. इनऑर्गेनिक में अगर हम देखें तो सबसे पहले हम एलिमेंट की बात कर लेते हैं. तो सोडियम होगा, पोटेशियम होगा, कैल्शियम होगा, मैग्नीशियम होगा. रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. जो हमारी मसल सेल्स होती हैं उसमें सोडियम बाहर, पोटेशियम जो है वो अंदर, तो ये प्रेजेंट है, ये इनऑर्गेनिक है. साथ ही साथ में जब हम देखते हैं कि कैल्शियम जो है वो जगह जगह प्रेजेंट है. जैसे न्यूरॉन अपनी इंफॉर्मेशन लेकर के जाता है तो जो ये न्यूरॉन के
सिनेप्टिक नोब जो होते हैं उनमें कैल्शियम आयंस जो है वो एंटर करेगा, जिसकी वजह से यहाँ के केमिकल्स जो हैं वो रिलीज होंगे और नेक्स्ट न्यूरॉन को अपनी इंफॉर्मेशन भेजेंगी। मैग्नीशियम कहाँ प्रेजेंट होगा, दो राइबोसोम की यूनिट जो है वो आपस में जब ऐड होती है तो मैग्नीशियम आयन की इसमें रिक्वायरमेंट होती है। तो ये क्या है, इनऑर्गेनिक एलिमेंट। अब कुछ कंपाउंड्स की बात की गई है कि लिविंग में कौन कौन से इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकते हैं। तो NaCl सोडियम क्लोराइड हो सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है, फोस्फेट हो सकता है और सल्फेट हो सकता है। अब इसके बाद में एक एक बायो माइक्रोमोलिक्यूल को समझते हुए हम बायो मैक्रोमोलिक्यूल को समझेंगे धीरे धीरे नेक्स्ट वीडियो।